हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति संतोष, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से टॉपिक फेमिनिज्म पे बात करूँगी। और फेमिनिज्म के अंतर्गत मैं सोशल और लिबरल फेमिनिज्म पे भी फोकस करना चाहूँगी। यहाँ आज मैं फेमिनिज्म यानी नारीवाद पे मैं आज बात कर रही हूँ। और इसके अंतर्गत अब मैं लिबरल, सोशल एंड रेडिकल फेमिनिज्म में भी मैं बात करूँगी। लिबरल यानी उदार नारीवाद, सोशल यानी सामाजिक नारीवाद और रेडिकल यानी उग्र नारीवाद। इन तीनों पे मुझे बात करना, लेकिन इस वीडियो में मैं रेडिकल फेमिनिज्म पे नहीं बोल पा रही हूँ। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो है फेमिनिज्म यानी नारीवाद पे हम आज बात करते हैं। ये जो नारीवाद जो है फेमिनिज्म को एक अपन मूवमेंट और आइडियोलॉजी दोनों तरीके से समझा जा सकता है। इनको एक मूवमेंट और आइडियोलॉजी इन दोनों तरीके से इनको समझा जाता है। जब हम फेमिनिज्म को एक मूवमेंट के तरीके से लेते हैं, समझते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव, ये सब जो है, ये जो वेव्स है, जो इसके बारे में हम मेंशन करते हैं। और तब हमारा स्कोप जो है लिमिटेड होता है। इन वेव्स के बारे में जब बात करते हैं तब हमारा जो स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तब हम किसी कंट्री या रीजन या टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं, यानी कंट्री या रीजन या किसी टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम फेमिनिज्म को आइडियोलॉजी की तरह, यानी जब हम फेमिनिज्म को आइडियोलॉजी की तरह देखते हैं तो हमारा स्कोप जो है ब्रॉड हो जाता है। और जो आइडियोलॉजी जो है फेमिनिज्म की जो आइडियोलॉजी जो है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस यूज किया जा सकता है। और किसी भी कंट्री, किसी भी टाइम पीरियड में हम इन आइडियोलॉजीज को अप्लाई करके देख सकते हैं। यानी ये जो है किसी भी टाइम पे या किसी भी पीरियड में इनको अप्लाई करके ये दे सकते हैं। यहाँ पर हम जो है एलिसन जैगर जो 1983 में उन्होंने एक किताब लिखा, उन्होंने एक बुक लिखी जो फेमिनिज्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उन्होंने जो फेमिनिज्म को 4 भाग में जो डिवाइड किए हैं वो है लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। इन चारों को उन्होंने फेमिनिज्म को चारों में डिवाइड किया है। और यहाँ पे हम लिबरल और सोशल फेमिनिज्म के बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे। और सोशलिस्ट फेमिनिज्म के अंतर्गत कहीं ना कहीं हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को भी क्लब करके समझाएंगे। इस तरह से ये जो फेमिनिज्म जो है हम एक मूवमेंट और आइडियोलॉजी दोनों की तरफ से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आइडियोलॉजी को ज़्यादा एम्फोसिस देके बताऊंगी। ये जो फेमिनिज्म जो है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये जो है 4 इसमें बांटा गया है। यानी इट इज़ डिवाइडेड, दिस फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी जो है कितने इसमें डिवाइड किया गया है। लिबरल फेमिनिज्म मैंने जैसे बताया यानी उदार नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म मैंने जैसे बताया जैसे समाजवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म यानी मार्क्सवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म यानी उग्र नारीवाद। और ये जो लिबरल फेमिनिज्म जो है ये एक्चुअली में कहा जाए तो कि फ्रेमवर्क और कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। लिबरलिज्म के कोर जो प्रिंसिपल्स है या तो फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, क्योंकि औरतों के यानी वुमन के प्रॉब्लम को समझने के लिए उनके कंडीशंस को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उनके डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए ये जो है लिबरल फेमिनिज्म की ज़रूरत है। और लिबरल फेमिनिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलिज्म, है ना। वो लिबरल फेमिनिज्म जो है, जो बेसिक प्रिंसिपल उनकी क्या है, लिबरल इंडिविजुअलिज्म। और यानी उनका कहने का मतलब है इंडिविजुअल को फ्री छोड़ देनी चाहिए, उनकी राइट्स एंड लिबर्टीज इस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे दूसरे मेन फोल्क यानी पुरुषों को दिया जाता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इनको फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको इंडिविजुअलिटी देना बहुत ज़रूरी है। और इंडिविजुअलिज्म के कैटेगरी में उन्हें ही इंक्लूड किया जाता है जिनके पास रीजन और रैशनैलिटी हो। और इंडिविजुअलिटी जो है और इंडिविजुअलिज्म जो कंसेप्ट है उसकी कैटेगरी में ऐसा माना जाता था, उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है जिनके पास कोई रीजन और रैशनल हो। मतलब रीजन यानी कुछ
तर्क हो और ये चेतना हो, जिसके पास कोई तर्क और चेतना हो, उन्हीं को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता था। तो इंडिविजुअल्स में जो उन्हीं वही आते थे जो रीज़न और जिसको रैशनैलिटी हो। तो लिबरल फेमिनिज्म के आने के पहले वुमन को एक्चुअली में इंडिविजुअल के कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि वह यह कहा जाता था कि वुमन के पास रीज़न और रैशनैलिटी जो है, रीज़न और रैशनैलिटी यानी जो चेतना और तर्क जो है वो है ही नहीं, उनके पास चेतना और तर्क जो है वो है ही नहीं। तो लिबरल फेमिनिज्म के आने के बाद यह डिमांड किया गया कि वुमन को एक इंडिविजुअल के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए और जितने भी राइट्स एंड लिबर्टी प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको मिलना चाहिए, जो बाकी पुरुषों को मिलता है उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वुमन के पास भी रीज़न और रैशनैलिटी होती है ना। तो इनका कहने का मतलब है जो भी इनको जो ये राइट्स जो है मैन को जो दिया जाता है वो सेम चीज़ जो है वुमन को भी देना चाहिए। मतलब ये लिबरल फेमिनिस्ट बिलीव करते कि दोनों पुरुष और नारी दोनों के पास रीज़न और रैशनैलिटी, ऐसा नहीं कि किसी एक के पास हो, किसी मर्द के पास ही है, वो वुमन के पास भी, दोनों के पास जो है रीज़न और रैशनैलिटी यानी चेतना और तर्क, ये दोनों जो चीज़ है इन दोनों के पास है। तो वो उनका कहना का मतलब है, इसीलिए उन्हें एक इंडिविजुअल दर्जा देने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह इस तरह से वो अगेन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एनीवेयर। इसी तरह उनका कहना है कि लिंग के आधार पर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये डिमांड्स थे लिबरल फेमिनिस्ट। मतलब जैसे बोलते हैं ना, लड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और लड़कियों को नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो भी है उनको भी बराबर से उतने ही मिलने चाहिए जो कि उनके जो काउंटर पार्ट जो है यानी मर्दों को मिलते हैं। इसी तरह लिबरल फेमिनिज्म को इगैलिटेरियन और रिफॉर्मिस्ट भी कहा गया है। इगैलिटेरियन और रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है। इगैलिटेरियन क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि लिबरल फेमिनिज्म जो है इक्वालिटी का डिमांड करती है, वो इक्वालिटी का डिमांड करती है। और इक्वालिटी जो है किसके साथ? इक्वालिटी विथ मेन। जो भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस मेन के पास है वो वुमन को भी मिलना चाहिए। और रिफॉर्मिस्ट जो है, रिफॉर्मिस्ट इसलिए ये लिबरल फेमिनिज्म औरतों को एक रिफॉर्मिस्ट इसलिए कहती है कि वो जो समाज के कोई स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन को ओवरथ्रो करने के लिए बात नहीं करती। वो कहती है कि समाज में जो भी इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर है उनमें सुधार लाया जा सकता है। कैसे? जैसे कि लॉज को पास करके, ऐसे कानूनों को पास करके जो वुमन के लिए बेनिफिशियल हो, जो वुमन के लिए बेटरमेंट के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए और उनके बेनिफिशियल हो, और जो उनके इंटरेस्ट के लिए बने हो, वैसे लॉज पास करने से कुछ अच्छा होगा, ना कि बल्कि इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर को ओवरऑल चेंज नहीं करना चाहिए, बस वो लॉस पास करना चाहती है जिससे सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके। और जो है ये इस तरह से लिबरल फेमिनिस्ट वर नॉट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सो लिबरल फेमिनिस्ट आर कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट। इसीलिए उन्हें रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। और इगैलिटेरियन क्योंकि वो इक्वालिटी चाहती थी, और रिफॉर्मिस्ट ये कि उनके कुछ जो है कायदे कानून उनके अच्छे के लिए चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और इस तरह से हम इसमें ये पढ़ते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट जो है उसमें जो फेमस लिबरल फेमिनिस्ट जिसको हम मानते हैं वो इस प्रकार से है। जो लिबरल फेमिनिस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल, मार्था सी नुज़बाम और सूजन मॉलर ऑकिन। और ये जो मार्था सी नुज़बाम ये तो बहुत ही फेमस है, और सूजन मॉलर ऑकिन ये दोनों जो हैं अभी के हैं, इस काल के हैं, यानी कंटेम्प्रेरी लिबरल फेमिनिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे
इश्यूज़ को सामने लाए हैं, जो बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज़ जो नारी से रिलेटेड है, जेंडर से रिलेटेड, उसको सामने लेके आए हैं। तो जो लिबरल फेमिनिज्म जो है लिबरलिज्म को फॉलो करती है, लेकिन लिबरलिज्म के कुछ कंसेप्ट्स है को फॉलो नहीं करती, जो क्रिटिसाइज करती है, और उन कंसेप्ट्स को लिबरलिज्म के जहां वुमन को एक्सक्लूड किया जाता है, वो किस कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करती है, जहां लिबरलिज्म में वुमन को एक्सक्लूड किया गया है। वो कैसे कॉन्सेप्ट्स है? कंसेप्ट्स लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड। ये जो लिबरलिज्म में जो है ना, वो एक पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड का एक कंसेप्ट है, जिसमें इस जो औरत को जो है इस ये जो है पब्लिक एंड प्राइवेट कंसेप्ट में जो है वुमन को एक्सक्लूड किया गया है। ये इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। पब्लिक यानी सार्वजनिक स्फीयर माना जाता है, क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, और प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट स्फीयर। तो इसमें क्या है ना, पब्लिक स्फीयर इज पॉलिटिकल। पब्लिक स्फीयर क्या है? जो भी पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिकल क्षेत्र इंटरफेरेंस होते हैं, पॉलिटिकल है। और प्राइवेट स्फीयर जो है, जो बिल्कुल ही पर्सनल है। पॉलिटिकल इसको क्यों बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र को? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट इज इंटरफियरिंग। इसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी आपके एक्टिविटीज़ को। गवर्नमेंट अपने लॉ के द्वारा न्याय या जस्टिस को स्थापना भी करेगी, है ना। और बल्कि यहाँ प्राइवेट जो स्फीयर है, ये बिल्कुल पर्सनल स्फीयर कही जाती है। और यहाँ जैसे गवर्नमेंट है, तो यहाँ प्राइवेट इसमें जो है क्षेत्र में नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं है, और लॉज भी यहाँ कोई एप्लीकेबल नहीं है। जब गवर्नमेंट ही इंटरफियर नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट के लॉज नहीं अप्लाई होते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली में ये प्राइवेट एंड पब्लिक क्षेत्र से उतना इश्यू नहीं है। इश्यू कब आई? जब प्रॉब्लम अराइज हुआ तब होती है, जब हम कहते हैं कि प्राइवेट स्फीयर जो है, यानी निजी क्षेत्र जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वुमन के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए है, जो कि सिर्फ बच्चे और फैमिली को की देखभाल ही करते रहें, जो उनको सिर्फ फैमिली और बच्चों की ही देखभाल करने तक ही सीमित रखा गया है, प्राइवेट क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में मर्द या आदमी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, और वो कहाँ उसका रोल रहता है? पब्लिक स्फीयर में। और इस पब्लिक स्फीयर यानी पब्लिक क्षेत्र में जो है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है, उनको पेमेंट भी साथ साथ मिलते हैं, उनके काम के पेमेंट मिलते हैं। और यहाँ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र में इनको कोई भी काम का पेमेंट भी नहीं मिलता है, और ना ही इन पे कोई रूल लॉज रहते हैं जो कि उन पे जो भी अत्याचार हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन पे चेक करने के लिए। तो वुमन के जो रोल को प्राइवेट स्फीयर तक सीमित कर देते हैं, और प्राइवेट स्फीयर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, लॉज एप्लीकेबल नहीं है। और आप ही सोचिए कि जो प्रॉब्लम्स है जो अराइज होते हैं, और उसमें जो 50 to 70% जो औरतें हैं, यानी समाज के आधे पॉपुलेशन यानी वुमन जो पॉपुलेशन है को ऐसे स्फीयर, ऐसे क्षेत्र में डाल दिए जा रहे हैं जहां पे एक्टिविटीज हो रही है, उन्हें गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकता। ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को चेक नहीं कर सकते। इफ इनजस्टिस हैपेंस इन फैमिली, तब गवर्नमेंट पर्सनल स्फीयर में सॉल्व करने नहीं आ सकती। और कुछ भी अत्याचार होता है तो गवर्नमेंट जो है पर्सनल स्फीयर में या डोमेस्टिक एरियाज में नहीं आ सकती। इसलिए गवर्नमेंट में प्राइवेट स्फीयर में इंटरफेरेंस करे और जस्टिस को भी प्राइवेट स्फीयर में एस्टैब्लिश करे, यही इनका मांग था। इन्हीं डिमांड्स की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस को वायलेंस माना गया है। और मतलब इनके जो डिमांड्स थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, इसी डिमांड्स के कारण क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस को एक क्राइम, एक गुनाह के रूप में माना गया है। और वो कैसा वायलेंस है? वायलेंस ऑफ मैन ओवर वुमन, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि पर्सनल स्फीयर में वायलेंस जो हो रहा है, यानी वायलेंस ऑफ मैन ओवर वुमन, यानी तो इस तरह से देखा जाए। इसलिए प्राइवेट स्फीयर में भी जस्टिस को स्थापित करने के लिए ज़रूरत होती है। लिबरल फेमिनिज्म का डिमांड है जो जस्टिस पब्लिक में है वो प्राइवेट स्फीयर में भी लागू होना चाहिए। उनका कहने का मतलब है जो भी जस्टिस पब्लिक में दिया जा रहा है, और वही सेम जस्टिस ये प्राइवेट स्फीयर यानी निजी क्षेत्रों में भी उनको वही सेम जस्टिस चाहिए था। तो ये थी ये उदार नारीवाद की जो
नीड्स थी, ज़रूरतें थी, है ना, यानी लिबरल फेमिनिज्म का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म। अपन क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म क्या है? फर्स्टली इनका जो क्रिटिसिज्म जो है रेडिकल फेमिनिस्ट की तरफ से आता है, और ये लिबरल फेमिनिज्म का बात कर रही है कि वो कहते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट जब बात करती है कि इक्वालिटी की, लेकिन एक्चुअली विमन को मेन की तरह ट्रीट करने की बात कर रही है, एक्चुअली में ऐसी इक्वालिटी की बात कर रही है। और लिबरल फेमिनिज्म बात कर रही है कि इक्वालिटी की जो मेन के बराबर का हो, है ना। और ये इक्वालिटी जो है वो एक्चुअली में मेल स्टैंडर्ड्स पे सेट हुआ है, मतलब एक पुरुष का बनाया हुआ इक्वालिटी है। और लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट का कहना है कि इनमें उनसे अधिक क्षमता भी हो सकती है, तो ये अपनी मेन से इक्वालिटी की बात क्यों कर रही है? हो सकता है ये वुमेन्स को मेन से भी ज़्यादा क्षमता हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, तो ये बिल्कुल ही गलत लगता है रेडिकल फेमिनिस्ट को, ये लिबरल फेमिनिस्ट के विचारधारा को। इसी तरह दूसरा जो है स्ट्रेस जो है इंडिविजुअलिज्म मेक्स कलेक्टिव एफर्ट डिफिकल्ट। स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म मेक्स कलेक्टिव एफर्ट डिफिकल्ट। इसका मतलब है लिबरल फेमिनिज्म जो है इंडिविजुअल पर फोकस करती है, जिसकी वजह से हम एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं लगा सकती। समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होकर बदलाव लाना होगा, ग्रुप के तरह काम करना होगा। जब ये ग्रुप की तरह ही काम नहीं कर रही है, तब इसमें इतना कोई ये नहीं रहता, स्ट्रेंथ नहीं रहता, पावर नहीं रहता, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इनका कहने का मतलब है जब कुछ बदलाव लाना है तो कलेक्टिव होके ही कुछ बदलाव हो सकती है, ना कि अकेले या इंडिविजुअलिज्म कंसेप्ट में कभी बदलाव नहीं आ सकते। इसी तरह तीसरा क्रिटिसिज्म इनका क्या है? डजंट क्रिटिसाइज पैट्रियार्की। ये जो उदारवादी ये जो है ये नारीवाद जो है, ये लोग बिल्कुल ही इसके विपक्ष में नहीं मत बोलते, इसके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं पैट्रियार्की के, बल्कि ये जो पितृसत्ता जो है वही सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी मेन कल्प्रिट है, जो मेन ये है जो वुमन का प्रॉब्लम्स या बढ़ाने के लिए जो सप्रेशन जो होती है ये पैट्रियार्की के कारण होती है, क्योंकि ये मेल डोमिनेंस पे आधारित है। इस मेल डोमिनेंस के कारण ही वुमन बहुत सफ़र करती है। और ये लिबरल फेमिनिस्ट यानी जो उदार नारीवाद जो है वो बिल्कुल ही पैट्रियार्की के अगेंस्ट नहीं बोलती, यानी पितृसत्ता के बिल्कुल ही विपरीत नहीं बोलती। फिर है इनका आखिरी जो है, इनके जो डिमांड्स वो डिमांड्स आर ऑफ वाइट मिडिल क्लास वुमन ओनली। लिबरल फेमिनिस्ट जो थे वाइट जो क्लास जो थे, वाइट मिडिल क्लास के जो डिमांड्स जो है डेवलप कंट्रीज के, उनकी डिमांड्स को ही रिप्रेजेंट करती थी। यानी सिर्फ और सिर्फ वाइल मिडिल क्लास वुमेन्स के जो डेवलप कंट्रीज़ में हैं उनकी ही डिमांड्स को ही फोकस करती थी, बाकी सबको वो लोग कवर नहीं कर सकते थे। इसीलिए इनके जो क्रिटिसिज्म्स है वो रेडिकल फेमिनिस्ट लोग ने इस तरह से बताए हैं। अब हम चलते हैं सीधा अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म में। सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म यानी समाजवाद नारीवाद, जहाँ तक मैंने वही आपको बताया है, समाजवाद नारीवाद ही बोला था। जहाँ तक ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये जो है एक्चुअली में समाजवादी नारीवाद जो है ये सोशल फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग वुमन का जो उत्पीड़ना जो है, ऑपरेशन जो है, उनका जो है मूलभूत कारण कैपिटलिज्म है। ये कहती है कि इनका जो ऑपरेशन या उत्पीड़ना जो है वो पूंजीवाद के कारण है ना। और ये जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म एंड सोशलिस्ट फ्रेमवर्क को फॉलो तो करती है, लेकिन उनका कहना है इनका जो मेन रूट कॉज ऑफ मूल जो है जड़ जो है ऑपरेशन का, अत्याचार जो उनके साथ हो रहे, उसका कारण जो है कैपिटलिज्म है, यानी पूंजीवाद है। एंड हाउ, ये कैसे हो रहा है, और इसको समझने के लिए हमें औरतों की पूंजीवाद में जो उनकी स्थिति रही है उनको समझना होगा। इसे समझने के लिए हमें पूंजीवाद के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी होगा। दैट इज द रोल ऑफ वुमन अंडर कैपिटलिस्ट,
है ना। तो वुमन का जो रोल जो है वर्कर के काम को आसान बनाना है ना। तो उसमें क्या था, वुमन का जो रोल क्या था, वर्कर के काम को आसान बनाना है और मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस द वर्क फोर्स इन चीप वे। मतलब जो वर्कर्स जो है, वर्कर्स यहाँ कौन है, ये जो मेल मेंबर्स जो है सोसाइटी के, जो कैपिटलिज्म यानी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में जो जाके वर्क करते हैं, उनको जो है मेंटेन करती है और उनको वर्क फोर्स के लिए तैयार करवाती है। यानी वर्कर को ये जो है वुमन संभालती है, टेक्स केयर ऑफ द वर्कर, है ना। और ये वुमन कैपिटलिस्ट के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती। इस तरह से क्या है, ये वर्कर को ये कैपिटलिज्म प्रमोट करती क्योंकि उनका देख रेख अच्छे से करती है। उनकी देख रेख अच्छे से करने के कारण क्या है, वो क्या करती है, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद समाज का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको वो आगे बढ़ाती है। कैसे, रिमेनिंग एट होम, घर पे रह के, घर को संभाल के, फैमिली को संभाल के और बच्चों को सब संभाल के जो है, वर्कर को भी संभाल के जो है, इनकी जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है कैपिटलिस्ट के, उनको संभाल पाती। क्योंकि वही वर्कर जो ये उनको जो देख रेख करती है, वही वर्कर बिल्कुल ही फिट और फाइन होके वो फैक्ट्री में काम करने लायक बना देती है। इस तरह से फिर वो जो है वुमन जो है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें जो बात करूंगी, वुमन इज ट्रीटेड एज अ रिजर्व आर्मी लेबर। इनको रिजर्व आर्मी लेबर की तरह भी माना गया है क्योंकि ऐसा जब भी मांग बढ़ती है, जब भी यहाँ कुछ ज़रूरतें होती है, सपोज हमारे युद्ध होते हैं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, उसमें क्या होता है कि इन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है युद्ध में, तब क्या किया जाता है कि ये वुमन जो है, ये औरतों को काम पे बुलाया जाता है। और जैसे ही युद्ध खत्म होती है और रिसेशन जब खत्म हो जाती है, तब वापस से ये वर्कर्स लौट आते हैं, तो इन वुमन को, ये औरतों को वापस घर भेजा जाया जाता है। जैसे दे आर सेंड बैक टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज, उनको घर के काम को संभालने के लिए वापस भेजा जाया जाता है। तो इसलिए इनको, वुमन को रिजर्व आर्मी लेबर कह के भी बोलते हैं। तो इसलिए तो ये जो है, ये भी एक बहुत ही इंसल्टिंग एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमन। फिर अगला जो है, वुमन अंडर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज ट्रीटेड एज स्लेव ऑफ द स्लेव। उनको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहा जाता है। कैसे, इनको ऐसा स्लेव ऑफ द स्लेव क्यों कहा जाता है? ये जो वर्कर्स जो है, और एक्चुअली में क्या है ना, ये कैपिटलिज्म में जो है सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी बढ़िया से सिस्टमैटिकली एक इनइक्वालिटी निहित है। तो इस कैपिटलिस्ट के अंडर में क्या होता है, एक आदमी जो है वर्कर है ना, और उस वर्कर के अंडर में भी एक स्लेव होता है। वो कौन है, वो कौन सी दूसरी वर्कर है, वो उसकी औरत होती है। एंड दिस वुमन इज ट्रीटेड एज अ स्लेव बाय दिस वर्कर। जो कैपिटलिस्ट के अंडर में जो वर्कर होता है, वही वर्कर के अंडर में एक और स्लेव होती है, वो है ये वुमन, है ना। तो वुमन इज ट्रीटेड एज स्लेव बाय दिस वर्कर वंस ही रिटर्न्स बैक होम। यानी when this worker returns home, he treats himself as a master। वो अपने आप को इस वुमन वर्कर यानी वुमन के मास्टर समझता है, एज ही इज ए पेड वर्कर। ऊपर से इसमें उसका अहंकार ये है कि ये वर्कर कैपिटलिस्ट का वर्कर होने के कारण ये जब घर लौटता है, ये वुमन का एक मास्टर जैसे दिखाता है, क्योंकि ये पेड भी है। एंड दिस woman is not paid, she is unpaid। वर्कर इज अ स्लेव बट द स्लेव ऑफ द स्लेव इज वुमन, है ना। तो ये जो स्लेव जो है वो तो स्लेव है ही, लेकिन स्लेव की जो स्लेव है वो कौन है, वुमन। द कंडीशन ऑफ वुमन इज मच वर्स। जो औरत की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी होती है, मतलब स्लेव से भी ज़्यादा बुरी। क्योंकि जो वर्कर जो है वो जो कैपिटलिस्ट के लिए वर्क जो करता है, वो सिर्फ कैपिटलिस्ट के लिए ही वर्क करता है। घर में आने के बाद उसको कोई काम नहीं है, और वो स्लेव ज़रूर है कैपिटलिस्ट के अंडर में, घर में स्लेव नहीं है। और उसके साथ साथ वो पेड वर्कर है। वुमन इज अनपेड, औरत जो है अनपेड है, और जो स्लेव जो है वो अनपेड है। तो जो ये मैन जो है वो तो स्लेव तो है, लेकिन वो पेड है। लेकिन वुमन जो है वो स्लेव भी है और अनपेड है, मतलब उसको कोई तनख्वाह नहीं भी मिलता है उसके काम के लिए, लेकिन आदमी के काम के लिए उसको तनख्वाह मिलता है, भले वो बिल्कुल ही स्लेव माना जाता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ये इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कौन है, कौन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से है एक ऑगस्ट बेबल, एक है अलेक्जेंड्रा कोलांटाई,
और एक है फ्रेडरिक एंजल, है ना। तो ये 3 हैं, और ये फ्रेडरिक एंजल जो है मार्क्स के टाइम के हैं और उसके कोलीग रहे हैं। और मार्क्स ने उतना ज़्यादा इनके बारे में वुमन के रिलेटेड उतना नहीं बोला है जितना इन्होंने उस टाइम मार्क्सिस के टाइम पे जो बताए हैं वुमन का कंडीशन, उसको फोकस करके मैं बताती हूँ। इनके हिसाब से, फ्रेडरिक एंजल के हिसाब से जो कंडीशन थे वुमन के वो और भी बुरे थे ना। वो क्यों बुरे थे? क्योंकि कैपिटलिज्म के आने के बाद ही समाज की जो स्थिति है और भी खराब हो गई थी, बुरी हो गई। यानी बिफोर कैपिटलिज्म आए, यानी पूंजीवाद से पहले सोसाइटी का जो कंडीशन तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जो समाज था वो मैट्रियार्कल था, यानी मातृसत्तात्मक था, और सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जो था वो फैमिली थी। और मेन एंड वुमन ये दोनों एक साथ कलेक्टिवली काम करते थे, एक साथ काम करते थे। लेकिन बट आफ्टर कैपिटलिज्म, लेकिन जैसे ही कैपिटलिज्म आएगी, ड्यू टू एमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे कैपिटलिज्म आई, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है, ढांचा, ये जो समाज की जो ढांचा जो है वो बिल्कुल बदल गई। वो क्या बन गई? मैट्रियार्कल से लेके सीधा पैट्रियार्कल बन गई, मैट्रियार्कल से शिफ्ट होकर पैट्रियार्कल बन गई, जिसमें मदर्स को राइट दिया जाता है, यानी वुमन का राइट जो था वो ओवरथ्रो हो गया था। मदर्स का राइट जो है ओवरथ्रो हो गया था, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं था। एट द सेम टाइम फादर्स राइट जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, जो मेन का जो राइट है वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया था। और सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जो है शिफ्ट हो गया फैमिली से फैक्ट्री तक। पहले क्या था? मैट्रियार्कल में सेंटर ऑफ प्रोडक्शन फैमिली था, जिसमें दोनों मिलके काम करते थे, और यहाँ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जो था फैमिली से लेके फैक्ट्री में हो गया है। दैट इज, काम जो है विभाजन किया गया, वर्क वॉज डिवाइडेड, यानी वुमन कन्फाइंड टू डोमेस्टिक वर्क। वुमन जो है, औरत जो है, घरेलू काम पे ही सीमित, घर के कामों पे ही सीमित हो गई थी। वो बाहर जाके काम नहीं करती थी, और बल्कि मर्द जो है बाहर के काम को संभालते थे। तो ये सब जो है एक्चुअली में डोमेस्टिक वर्क जो है एक्चुअली में अनपेड, और फैक्ट्री वर्क जो है वो पेड था। यानी डोमेस्टिक वर्क जो था, घर के जो औरत जो बैठ के काम करते वो बिल्कुल अनपेड था, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। और आउटसाइड वर्क जो था, मेन जो काम करते थे उनको पेड, उनको तनख्वाह मिलती थी। तो बोथ वर्किंग बट मेन व पेड, बोथ वर वर्किंग, यानी आदमी औरत दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन बोथ वर्किंग बट मेन व पेड एंड वुमन अनपेड। सो वुमन हैज टू, मतलब ये औरतों को डिपेंड करना पड़ा, अपनी आर्थिक स्थिति जो है इतनी बुरी हो गई थी, उनको आदमियों पे डिपेंड करना पड़ा, उनको निर्भर करना पड़ा। जैसे कि इस डिपेंडेंस के कारण क्या हुआ? वुमन की सबऑर्डिनेशन हुई। वुमन का सबऑर्डिनेशन शुरू क्यों हुआ? क्योंकि उनको मेन पर डिपेंड करना पड़ा। इस तरह से वुमन की सबऑर्डिनेशन के लिए अब इनका क्या सोल्यूशन है? वुमन तो सबऑर्डिनेशन में आ ही गई है, उनको डिपेंड तो करना ही पड़ रहा है। अब इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो ये अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी नारीवाद जो है, उनके हिसाब से ये कैसे ठीक हो सकता है? ये कैपिटलिज्म को थ्रो करके, यानी ओवरथ्रो किया जाए और पैट्रियार्की को ओवरथ्रो किया जाए। उनका कहने का मतलब है कि कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिस्ट समाज का स्थापना किया जाए, एक समाजवादी समाज का स्थापना किया जाए, जिसमें इक्वालिटी होगी और यानी समानता रहेगी, और वुमन की जो पोजीशन जो होगी वो बहुत अच्छा इम्प्रूव होगी। बट सोशलिस्ट जो फेमिनिस्ट जो है, और ये भी कहते हैं कि पैट्रियार्की को भी ओवरथ्रो करेंगे, लेकिन फिर सोशलिस्ट समाज को स्थापित करेंगे, तो महिलाओं को समाज मिल जाए, जो है समानता मिल जाएगी, जस्टिस मिल जाएगी। तो ये है, तो इनका कहने का मतलब है वंस दे ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड एस्टैब्लिश सोशलिज्म, देन द वुमेन्स कंडीशन वुड नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। यानी इनका जो है मेन जो यहाँ पे ये कौन है, विलन कौन है, इनके हिसाब से कैपिटलिज्म को हटा दिया जाए और एस्टैब्लिश सोशलिज्म, और सोशलिज्म को लेके आए तो वुमेन्स की जो कंडीशन है वो अपने आप ही बदल जाएगी, और पैट्रियार्की का जो ये है डीमेरिट्स है वो सब अपने आप छुप जाएंगे। बट ये सब जो है, इनका जो सोच है वो सब जो है वो बिल्कुल ही गलत साबित हुई, क्योंकि वो हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे रेडिकल
फेमिनिज्म को, जब हम उग्र नारीवाद पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये सोशलिस्ट यानी उदारवादी और जो भी है सामाजिक समाजवादी ये नारीवाद जो है और उदारवादी नारीवाद जो है, ये दोनों की सोच उतनी सही नहीं थी, क्योंकि ये सब रॉन्ग प्रूव हुए। ये हम समझेंगे जब रैडिकल यानी उग्र नारीवाद जब शुरू होंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे इनके बीच के अंतर। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस इन लिबरल फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इन दोनों के बीच में क्या बेसिक अंतर है उनको हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला बेसिक अंतर के में जो हम लिबरल यानी उदारवादी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद में ये पढ़ेंगे। पहला है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक है और ये सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्या है, कलेक्टिविस्ट है। ये इंडिविजुअलिस्टिक है कि मतलब इनको है कि इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, उनके राइट्स को एंड उनको जो फैसिलिटीज़ है उनको ज़्यादा देखना चाहिए। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है और ये जो है कलेक्टिविस्ट है, यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात करती है, ठीक है। और अगला है ये लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, लीगल राइट्स एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है लिबरल फेमिनिस्ट यानी उदार नारीवाद। और ये समाजवादी नारीवाद क्या करते हैं, वो किस पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी में। उनको ऐसा लगता है कि जो भी उन लोग सफ़र किए हैं कैपिटलिस्ट पूंजीवाद के कारण, जो औरतों की जो स्थिति जो बिगड़ी थी उसके कारण, जो इकोनॉमिक कंडीशन जो औरतों की जो इतनी बुरी हुई कि उनको इस पे विश्वास हो गया कि इकोनॉमिक इक्वालिटी तो होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी से उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो वो जो है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मानते थे। फिर अगला जो डिफरेंस ये है कि डज नॉट क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की। ये लोग जो है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और पैट्रियार्की पितृसत्ता, ये दोनों को इन्होंने स्पेशली कोई क्रिटिसिज्म इनको बताया नहीं, उनको वो सब ठीक लग रहा था। पैट्रियार्की पितृसत्ता से भी उनको कोई परेशानी नहीं लग रही थी, ना कैप पूंजीवाद से, तो इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि सारी प्रॉब्लम्स तो इन्हीं से शुरू होते हैं। फिर ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है, इनका जो डिफरेंस बताया गया, ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की। इनके हिसाब से जस्ट उल्टा, इनके जस्ट उल्टा ये सोचते, कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता और पूंजीवाद को समाज से दूर कर देंगे तो सब कुछ नॉर्मल और सुधर जाएगा। और लास्ट जो है ये क्रिएशन ऑफ जेंडरलेस सोसाइटी पे विश्वास करते हैं, बिल्कुल ही जेंडरलेस सोसाइटी, बिल्कुल ही मतलब सब समानता रहे, लिंगों के बीच में बिल्कुल ही समानता और इक्वालिटी रहे, इस पे वो विश्वास करते हैं। वैसे टाइप के एक समाज का विश्वास करते हैं, बल्कि ये लोग किस पे विश्वास करते हैं, क्लास सोसाइटी, एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ऊंच नीच बड़ा छोटा ये सब जब हट जाएंगे तब ये सोशलिस्ट फेमिनिस्ट यानी समाजवादी जो नारीवाद है वो इस विश्वास करते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स जो है औरतों के वो सॉल्व हो जाएंगे। और इनको लगता है कि जेंडरलेस सोसाइटी से सॉल्व हो जाएंगे, इनको लगता है कि क्लासेस सोसाइटी से सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से हम लिबरल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म यानी उदारवादी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद, इन दोनों पे हमने बराबर से डिफ्रेंशिएट करके आपको समझाया है। और मैंने ऑलमोस्ट ये थोड़ा फेमिनिज्म का बहुत सारे पोर्शंस को मैंने कवर किया, लेकिन अब एक जो बच गया है रैडिकल फेमिनिज्म, वो भी उतना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रैडिकल फेमिनिस्ट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको मैं डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए सोच के मैंने इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। इस तरह से आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।